हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी को स्वागत है। हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यूज देखेंगे। ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पीवाईक्यू का पार्ट 5 वीडियो है। पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक हमारे चैनल में अपलोड है। उसको आप लोग जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। हु डिफाइंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट अप्लाइड टू द अफेयर ऑफ स्टेट्स। तो इसमें से कौन से थिंकर हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट और साइंस है मैनेजमेंट्स का जो अप्लाइड होता है स्टेट अफेयर ऑफ द स्टेट्स में। तो ये कहना है थर्ड नंबर ऑप्शन ड्वेल्ट वाल्डो का, ठीक ना। तो ड्वेल्ट वाल्डो जो है तो वो कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो आर्ट एंड साइंस ऑफ है मैनेजमेंट्स का जो अप्लाइड होता है अफेयर ऑफ द स्टेट्स में। वो आगे भी ऑब्जर्व करते हुए कहते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंसिस्ट करता है एक्शन इन्वॉल्व द अफेक्टिंग द इंटेंट और डिजायर ऑफ गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसकी क्या इच्छा है पब्लिक वेलफेयर के लिए, उसके इंटेंट को दिखाती है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सीक्वेंसिंग ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज इन ऑर्गेनाइजेशन सीन्स। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है उसका सीक्वेंस क्या है वो आपको यहाँ पर पता करना है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ नंबर ऑप्शन सेंडर, फिर इनकोडिंग, फिर मैसेज, फिर चैनल, ये करेक्ट सीक्वेंस है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। तो देख लेते हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है उसमें ये 7 चरण होते हैं। सबसे पहले होता है सेंडर। सेंडर में जिसमें जो मैसेज होता है उसको इन्फॉर्म किया जाता है किसी भी कंपनी के पॉलिसी में, ठीक ना। फिर होता है उसके बाद सेकंड नंबर इनकोडिंग आता है, फिर आता है मैसेज, फिर आता है चैनल, फिर रिसीवर, फिर डिकोडिंग और फिर फीडबैक। तो ये सातों जो चरण है प्रोसेस है उनके सीक्वेंस को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन यानी सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज और चैनल करेक्ट सीक्वेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिफाइंड लीडरशिप एज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विथ जील एंड कॉन्फिडेंस। तो इसमें से कौन से थिंकर हैं जो लीडरशिप को डिफाइन हुए करते हुए कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है वो एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स होती है कि वो अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनसे किस प्रकार से उनके जील और कॉन्फिडेंस के द्वारा कार्य करा सके। तो ये है कॉन्ट्स और ओडोनेल, ठीक ना। कॉन्ट्स और ओडोनेल जो हैं वो लीडरशिप को डिफाइन करते हुए कहते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ मैनेजर। मैनेजर्स की एबिलिटी होती है कि जो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं उससे जो हो तो फुल कॉन्फिडेंस से, फुल इफिशियंसी से उसे वर्क करा सके, कार्य ले सके। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द एडिटर ऑफ द बुक टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक। तो ये किसने बुक लिखा था टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक? तो फ्रैंक मेरेनी ने लिखा था, ठीक है। फ्रैंक मेरेनी है आथर। जो बुक है टुवर्ड्स अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक 1971 में ये लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्स फ्यूज्ड मॉडल इज बेस्ड ऑन। जो रिक्स का फ्यूज मॉडल है वो किस पर बेस्ड है? तो वो डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर है, डोमिनेंस ऑफ रॉयल फैमिली है और इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन द बार्टर सिस्टम है। अटेनमेंट वैल्यू इन सोसाइटी से संबंधित नहीं है रिक्स का फ्यूज मॉडल। तो ठीक, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा ACD यानी फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो फ्यूज मॉडल जो रिक्स का है उसमें वो स्टडी करते हैं इंपीरियल चाइना और प्री रिवोल्यूशनरी सियामीज थाईलैंड का। उसमें वो कॉन्सेप्ट और करेक्टराइज देते हैं जो फ्यूज सोसाइटी होती है वो किस प्रकार कार्य करती है। तो वो मानते हैं कि जो फ्यूज सोसाइटी होती है वो डिपेंडेंट होती है एग्रीकल्चर में, क्योंकि वहाँ कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता, मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। और वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो बेस्ड होता है लॉ ऑफ एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम पे। वहाँ मनी का जो है तो मनी इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड नहीं होता। फिर जो वहाँ की किंग और रॉयल फैमिली होती है, रॉयल फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं या ऑफिशियल्स जो होते हैं वो नॉमिनेटेड किए जाते हैं किंग के द्वारा, जो सभी एडमिनिस्ट्रेशन का कार्य, इकोनॉमिक और अदर जो एक्टिविटीज होती हैं उसको परफॉर्म करते हैं, उसको देखते हैं। तो इस प्रकार जो फ्यूज सोसाइटी होती है उसमें जो है तो 3 चीज इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट होती है वहाँ की जो सोसाइटी होती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन नहीं होता। इकोनॉमिक सिस्टम जो होता है वो लॉ ऑफ एक्सचेंज और बार्टर सिस्टम पे होता है। और जो वहाँ के किंग या रॉयल फैमिली होती है वो डोमिनेटेड करती है सभी जो डिसीजंस होते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द थीम ऑफ न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इनमें से कौन से ऐसे हैं जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के थीम्स हैं? तो एडाप्टेशन ऑफ
प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिस को अडॉप्ट किया जाता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। इम्प्रूव रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, तो ये भी इसका थीम्स है, फीचर्स है, ठीक है। परफॉर्मेंस टारगेट परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ठीक है। एडाप्टेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिसेस, तो पब्लिक सेक्टर प्रैक्टिसेस की जगह प्राइवेट सेक्टर प्रैक्टिसेस होता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में। तो फोर्थ नंबर डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा स्टेटमेंट, बाकी ए बी सी आपका करेक्ट है। तो यहाँ पर जो सॉरी यहाँ पर ये सेकंड है, ये सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये वाला आपका करेक्ट होगा, थर्ड नंबर ऑप्शन, ठीक ना। तो यहाँ पर थर्ड नंबर आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए, आंसर करेक्ट होना चाहिए, यानी ए बी सी। तो एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं, जो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट होता है वो फाइनेंशियल कंट्रोल, वैल्यू ऑफ मनी, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी, आइडेंटिफाइंग एंड सेटिंग टारगेट्स, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ परफॉर्मेंस पर बेस्ड होता है, हैंडिंग ओवर द पावर टू द सीनियर्स मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव्स पर होता है। ये जो होता है ये परफॉर्मेंस देखता है, ऑडिट करता है, बेंचमार्क्स बनाता है और साथ ही साथ परफॉर्मेंस का एवोल्यूशंस भी करता है न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। तो इस प्रकार देखें तो न्यू पब्लिक मैनेजमेंट जो रिफॉर्म्स होते हैं उसमें कुछ जो होते यूज किए, कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जो यूज करते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनीज को इंस्टीड ऑफ पब्लिक जो सेक्टर कंपनीज है उनके लिए, कोई भी जो पब्लिक सर्विस डिलीवर करना होता है उनके लिए, ठीक। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा सेकंड नंबर थर्ड नंबर ऑप्शन ए बी सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में आपको ऑथर्स दिए हुए हैं और लिस्ट जो सेकंड है उसमें आपको बुक्स दिए हो, तो आपको इसको करेक्टली मैच करना है। पॉल एच एप्लेबी जो लिखते हैं बुक, वो लिखते हैं मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी सेकंड नंबर थर्ड नंबर, फर्स्ट का एक का थर्ड होगा। फिर जॉन एम गाउस, एल डी वाइट और एम ए डिमॉक जो लिखते हैं वो द फ्रंटियर्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं, यानी बी का फोर्थ होगा। डब्ल्यू एफ विलिंगवॉय जो लिखते हैं वो प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं, यानी सी का फर्स्ट। और डुएल्ट वाल्डो जो है वो लिखते हैं आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डी का सेकंड। जो आपका ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन है वो सेकंड नंबर ऑप्शन, यानी ए का थर्ड, बी का फोर, सी का वन और डी का सेकंड होगा, ठीक। यहाँ पर आपका सेकंड नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, पाउल एच ऑप्लेवी जो लिखते हैं मोरालिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जो बुक लिखते हैं 1952 में। जॉन एम गाउस, एल डी वाइट और एम ए डिमॉक जो लिखते हैं बुक द फ्रंटियर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1936 में लिखते हैं। डब्ल्यू एफ विलिंगवॉय जो लिखते हैं बुक द प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में बुक लिखते हैं, उसमें जो है तो ऑर्गेनाइजेशंस की जो एसेंशियल प्रॉब्लम होती है उसके बारे में वो डिफाइन करते हैं। फिर डुएल्ट वाल्डो जो लिखते हैं वो बुक द आइडियाज एंड इशू इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लिखते हैं, जो 1953 में बुक पब्लिश होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है, आपको इनको मैच कराना है। जैसे टू फैक्टर थ्योरी किसने दिया था, तो ये हर्जबर्ग ने दिया था, ठीक। फिर हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी, वो दी गई थी मैस्लो के द्वारा। थ्योरी ऑफ नीड्स जो है ये किसके द्वारा दी गई थी, तो मैकडीलैंड के द्वारा दी गई थी। और थ्योरी एक्स एंड वाई जो दी गई थी मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी। तो आप लोग देख लेते हैं इसका हम लोग करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है, डिटेल एक्सप्लेनेशन। टू फैक्टर थ्योरी जो दिया गया था हर्जबर्ग के द्वारा दिया गया था। इन्होंने ये टू फैक्टर थ्योरी ऑफ मोटिवेशन देते हुए कहते हैं कि जो कोई भी वर्क प्लेस होता है उसमें पीपल्स का जो मोटिवेशन होता है वो दो चीज़ों से सेटिस्फैक्शन, दो प्रकार की चीज़ों से सेटिस्फैक्शन होता है, दो फैक्टर होते हैं। पहला है फैक्टर फॉर सेटिस्फैक्शन जो मोटिवेटर्स के रूप में कार्य करता है, और फैक्टर्स फॉर डिससेटिस्फैक्शन जो हाइजीन्स के रूप में कार्य करता है। वहीं हायरार्की ऑफ नीड्स की जो थ्योरी है वो मैस्लो के द्वारा दी गई थी। इसमें वो मोटिवेशन थ्योरी जो अपनी प्रेजेंट करते हैं उसमें 5 टियर ऑफ मॉडल्स ऑफ ह्यूमंस नीड्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें वो पिरामिड बताते हैं हायरार्कल ऑफ नीड्स का। उसमें वो कहते हैं कि जो नीड्स सबसे लोअर होगी हायरार्की में वो सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और वो लोगों के जो है तो सबसे पहले सेटिस्फाइड किया जाना चाहिए आगे की जो नीड्स है उसको पूरा करने से पहले। तो ये हायरार्की ऑफ नीड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैस्लो के द्वारा दिया गया था। फिर थ्योरी ऑफ नीड्स जो है ये मैकलीलैंड्स के द्वारा दी गई थी। इसमें उन्होंने 3 नीड्स बताई थी सोसाइटी की। वो कहते हैं कि रिगार्डलेस ऑफ कोई भी जेंडर, कल्चर या एज के रिगार्डलेस इस पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी जो वर्कर्स होता है उसको 3 फैक्टर्स होते हैं मोटिवेट करने के लिए। ये 3 मोटिवेटर्स कौन कौन से हैं, नीड फॉर अचीवमेंट होता है, नीड फॉर एफिलिएशन होता है यानी कि सोसाइटी से लगा हुआ होना, और नीड फॉर जो है तो पावर यानी शक्ति का अर्जन करना। ये 3 प्रकार के नीड्स होते हैं किसी भी पीपल्स के जो वर्क करते हैं, ठीक। फिर थ्योरी
थ्योरी एक्स एंड वाई जो दी गई थी ये मैकग्रेगर के द्वारा दी गई थी। उसमें मैकग्रेगर जो है तो दो प्रकार की थ्योरी की बात करते हैं कि कोई भी मैनेजमेंट होता है, जो लोगों का मैनेजमेंट किया जाता है वर्किंग प्लेस में, वह दो प्रकार की थ्योरी जो थ्योरी ऑफ एक्स है वो एक्सप्लेन करती है अथॉरिटेटिव मैनेजमेंट स्टाइल को, और थ्योरी ऑफ वाई जो है, थ्योरी वाई जो है वो एक्सप्लेन करती है पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट स्टाइल ऑफ मैनेजर्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेक अ सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग अप्रोच। डिसीजन मेकिंग अप्रोच है उसमें जो है, उसमें जो प्रोसेस है, स्टेप है, उनको आपको सीक्वेंस में करना है। तो सबसे पहले होता है प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन करना, फिर उसके बाद सर्च फॉर इंफॉर्मेशन को जुटाना होता है, फिर डिफाइन करना होता है अल्टरनेटिव का, फिर अल्टरनेटिव का सिलेक्शंस करना होता है। ये करेक्ट सीक्वेंस होगा, यानी BADC, यानी BADC आपका जो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। तो फोर्थ नंबर आपका ऑप्शन BADC आपका करेक्ट होगा। डिसीजन मेकिंग जो बेसिकली है इन्वॉल्व होता है फॉलोइंग स्टेप। तो सबसे पहले होता है किया जाता है डिफाइन किया जाता है प्रॉब्लम को, फिर एनालाइज किया जाता है प्रॉब्लम को, फिर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है अल्टरनेटिव सोल्यूशंस को, सेलेक्ट किया जाता है बेस्ट सोल्यूशन अंडर द सर्कमस्टेंस, फिर डिसाइडिंग होता है एक्शंस, क्या एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू स्टेटमेंट दिए हुए हैं असर्शंस और रीजंस के, आपको असर्शंस और रीजन देखना है कि करेक्ट है कि नहीं, और क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है रीजन असर्शंस का कि नहीं। हार्वर्ड साइमन असर्शन दिया हो, हार्वर्ड साइमन रिजेक्ट पब्लिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट करते हैं। रीजंस क्या दिया हुआ है, फॉर साइमन दीज आर मेयरली प्रोवर्ब्स, यानी उनका मानना है कि ये केवल प्रोवर्ब्स मात्र हैं प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। तो यहाँ पर असर्शंस और रीजंस दोनों करेक्ट दिए हुए हैं, और रीजन जो है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शंस का, ठीक है। तो हार्वर्ड साइमन अपनी जो आर्टिकल पब्लिश करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू 1946 में, उसमें रिजेक्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को, और वो बताते हैं कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये केवल डिफेक्ट प्रोवर्ब्स मात्र हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एमंग द फॉलोइंग सेड लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री एडमिनिस्ट्रेशन इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल्स। तो इनमें से किसका, कौन से थिंकर का मानना है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल्स होते हैं वो लाइक फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह होते हैं। तो ये लूथर गुलिक का मानना है। लूथर गुलिक जो है तो मानते हैं कि जो स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो गाइडेड बाय होता है एफिशिएंसी के द्वारा, और ये एक प्रकार के फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह होता है जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी फ्यूल मेंशन द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पुट देम इन करेक्ट आर्डर। तो हेनरी फ्यूल जो है तो 5 जो फंक्शंस बताते हैं एडमिनिस्ट्रेशन को, उनको आपको करेक्ट में आर्डर करना है। वो 5 फंक्शंस को हम लोग शॉर्टकट में POCCC कहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर कमांड, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर कंट्रोल। यानी आपका जो ऑप्शन होगा सेकंड, फर्स्ट, फिर नंबर आपका थर्ड नंबर ऑप्शन आएगा, फिर फिफ्थ आएगा, फिर फोर्थ, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक ना। तो हेनरी फ्यूल जो है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 5 फंक्शंस बताते हैं। वो 5 फंक्शंस को आप लोग स्टार्ट में POCC के रूप में याद कर सकते हैं। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, C फॉर कमांडिंग, फिर C फॉर कोऑर्डिनेटिंग, और फिर C फॉर कंट्रोलिंग। ये 5 जो है तो फंक्शंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में इनमें से कौन से करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स हैं। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज ओरिएंटेड होता है, ट्रू है। इट इज इट्स ऑब्जेक्टिव आर सिंपल, नो। इट इज ए डायनामिक एंड फ्लेक्सिबल होता है। इट इज ए कंसर्न विथ न्यू टास्क से रिलेटेड होता है, सही है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ जो ऑप्शन है स्टेटमेंट है करेक्ट है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है, न्यू डेवलपमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कंटेंट ओरिएंटेशन होता है, यानी कि जिसको उसके क्या कंटेंट है उस पर डिपेंड करता है। इनोवेटिव होता है, न्यू स्ट्रक्चर और प्रोसेस को जो है तो गोल को अचीव करने के लिए अपनाए जाते हैं। और साथ ही साथ चेंज ओरिएंटेशन होता है, यानी स्टेटस क्वो नहीं होता, एंटी स्टेटस क्वेस्ट होता है। वो डेवलपमेंट का मतलब चेंज मानते हैं, और ये जो चेंज होते हैं इंड्यूस्ड और प्लान्ड चेंज होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको दो लिस्ट दी हुई है। एक लिस्ट में अप्रोचेस दिए हुए हैं और जो सेकंड लिस्ट है उसमें उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए हुए हैं। जैसे इकोलॉजिकल जो अप्रोच होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया बेस्ड होता है, ठीक ना। डिसीजन मेकिंग जो होता है वो फैक्ट वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है। ब्यूरोक्रेटिक होता है वो लीगल रूल्स लीगल और रेशनल होता है, रूल रेगुलेशंस पे आधारित होता है। और जनरल जो सिस्टम होता है वो फीडबैक पर आधारित होता है, इंडिकेटिव फीडबैक, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का वन और डी का सेकंड, यानी सेकंड नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, ठीक। तो इकोलॉजिकल जो अप्रोच होता है वो रिक्स के द्वारा डेवलप किया गया था। उन्होंने थाईलैंड, फिलीपींस और इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्रीज का स्टडी किया और अपना मॉडल दिया, जो टू मॉडल बेस्ड स्ट्रक्चर फंक्शन कहा जाता है। पहला है एग्रेरिया इंडस्ट्रिया और दूसरा है फ्यूज प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड, ठीक है। डिसीजन मेकिंग जो अप्रोच है उसमें जो तो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर माना जाता है। इसमें जो तो किसी भी अल्टरनेटिव जो डिसीजन होते हैं उसमें जो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, फैक्ट और वैल्यू, फैक्ट और वैल्यू। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो बेस्ड होती है सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस, पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा, यानी लीगल और रेशनल जो करेक्टरिस्टिक है वो इसका है। फिर जो सिस्टम होता है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड कनेक्टेड ऑब्जेक्टिव का, जो फॉर्म करता है यूनिफाइड और ऑर्गेनिक होल को। तो ये जो है तो की फीचर्स हैं, ठीक। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गोल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इनमें से साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल क्या होता है? जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट नहीं, मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर ये होता है, ठीक ना। हायर इंडस्ट्री इफिशियंसी नहीं, सॉरी, हायर इंडस्ट्री इफिशियंसी, जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का गोल होता है वो इंडस्ट्री का इफिशियंसी को बढ़ाना होता है। वेलफेयर ऑफ द वर्कर भी नहीं होता और मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर भी नहीं होता साइंटिफिक मैनेजमेंट का। तो सी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, हायर इंडस्ट्री इफिशियंसी, ठीक ना। तो जो साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्राइमरी गोल होता है वो इफिशियंसी को इंक्रीज करना होता है। इफिशियंसी, कम से कम टाइम लगे, कम से कम जो है तो वर्क लगे और मैक्सिमम इफिशियंसी आए, इस चीज पर निर्भर करता है। ये टेलर के द्वारा दिया गया था, ठीक। तो धन्यवाद दोस्तों, ये हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 5 वीडियो था। ये कैसा लगा आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की आगे आने वाली वीडियोज हैं वो आपको मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।